हेलो बच्चों। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आर आपको यहाँ पे दिया गया है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर को बॉक्स आर बोला गया है। तो बॉक्स आर इवन है या ऑड है ये सब पूछा जा रहा है, इंटीजर पार्ट। और आर माइनस बॉक्स आर दैट इज फ्रैक्शन पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलेगा। इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है। बहुत साल पहले IIT जेईई ने पूछा था, उसके बाद से ये सबका नोट्स में कॉपी हो गया और सारे बुक्स में भी अवेलेबल हो गया। क्लियर। सो देखो इस तरह क्वेश्चन को अपन करते कैसे। सो ये जो आर दिया हुआ है ना, ये तो डेफिनेटली देख रहे हो रैशनल प्लस इरेशनल है, तो ये डेफिनेटली कोई इंटीजर तो आने नहीं वाला। इसमें इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। मान लो इसको सॉल्व करके आपको 56.7 मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ मिलेगा डेसिबल में, क्योंकि रैशनल पार्ट आ गया ना यहाँ, सॉरी इरेशनल पार्ट आ गया। सो ये कभी भी इंटीजर हो नहीं सकता। इंटीजर तो तभी होता जब 8 के पावर 20 होता सिर्फ। सो डेफिनेटली इस क्वांटिटी को मैं कोई इंटीजर और कोई फ्रैक्शन पार्ट का समीशन से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। क्लियर। सो अब देखो कि मैं इस क्वांटिटी का जो इंटीजर पार्ट है उसको आई बोल रहा हूं, और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको मैं बोल रहा हूं एफ। तो ऑब्वियसली आपका फ्रैक्शन पार्ट जो होगा वो जीरो या फिर उससे बड़ा होगा और वन से छोटा होगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा जीरो से वन के बीच में होता है। ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे एक चीज अडॉप्ट करेंगे, वो है कि हम ना इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है उसके ऊपर सोचेंगे थोड़ा, और उसको हम एफ डैश कंसिडर करेंगे। जैसे कि देखो 8 - 3√7 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। ठीक है ना। सो उस चीज का होल पावर 20 को अगर मैं एफ डैश मानूंगा तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, बल्कि ये आपको बहुत तरीके से फायदा करेगा। कैसे करेगा आप देखोगे अभी। ठीक है। धीरे धीरे समझ, अगर आपको पता है पहले से तब तो क्लिक कर जाएगा, आपको नहीं पता तो आप धीरे धीरे समझते जाओ कैसे करते हैं इस तरीके का प्रॉब्लम को। अभी इसको एफ डैश क्यों बोले सर, इसको आई आई डैश प्लस एफ डैश क्यों नहीं बोले? ये आपको कैसे पता चल गया कि ये सिर्फ 0 से 1 के बीच में होगा? क्योंकि एफ डैश तो फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है। क्योंकि देख 8 है आपका 8, और ये 3 × √7 जो होगा वो 8 से जस्ट कम होगा, क्योंकि √7 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये 8 से कम होगा, ये कंफर्म है। तो अल्टीमेटली ये 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, और उसके पावर में अगर 20 करेंगे तो वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा। तो एज ये 0 से 1 के बीच में है तो इसको हमने एफ डैश मान लिया, और हमने कंडीशन भी लगा दिया जहां पे एफ डैश जो है वो आपका 0 से 1 के बीच में। तो अभी क्या है ना, अभी आप एक बार क्या करो, दोनों को ऐड करके देखो क्या मसला हो रहा है ना। मतलब अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना यहाँ पे, कि अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। क्यों कर रहे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट वो बाद में पता चलेगा, पहले ये समझते कि ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर ऐड करेंगे तो इसको बाइनरी थोड़ा एक्सपांड करो, ये कितना आएगा 20C0, 8 × 20 - 0 एंड 3√7 × 0 प्लस 20C1, 8 × 19 × 3√7 × 1, 20C2, 8 × 18 एंड देन 3√7 की पावर 2, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और इधर आ जाना है 20C20, 8 × 0 एंड 3√7 की पावर में 20। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर उसके साथ में एफ डैश को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से चलता जाएगा, बट अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, क्योंकि आपकी बार यहाँ पे माइनस है ना। यहाँ पे अगर माइनस है तो सेकंड वाला टर्म के पावर में वो आ जाएगा -3√7 हर जगह पे। और अगर वो -3√7 आ रहा है तो सारी जगह पे अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा तो ये सब टर्म्स कैंसिल होगा। ठीक है। और हकीकत में ये सब टर्म्स कैंसिल होना जरूरी था, क्योंकि जो इरेशनल पावर है उसके ऊपर, जो इरेशनल टर्म है 3√7, उसके ऊपर अगर ऑड वैल्यूज बच जाए तो हमें खास कुछ फायदा नहीं होगा। उसके पावर में हम इंटेंशनली इवन वाला चाहते थे, इसीलिए हमने ऐड किया। अभी ये चीज डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा कि ऐड करने के बाद अगर पता चला कि इसके पावर में इवन इवन जहां पे है, मतलब इवन या ऑड जो चीज रहने से ये इंटीजर बनेगा, वो अगर कैंसिल हो गया तो तुरंत उसको चेंज करो, उसको कैंसिल होने नहीं देना है। जो इंटीजर आंसर देना है उसको
स्टोर करना है और जो इंटीजर आंसर नहीं देना है उसको रिजेक्ट कर देना है। दैट इज आई प्लस एफ डैश आप कर सकते हो और माइनस एफ डैश कर सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। अभी यहाँ पे देख रहा है क्लियरली कि आई प्लस एफ माइनस एफ डैश अगर करते तो 20C1 20C3 20C5 ये सब बच जाता और बाकी सब कैंसिल हो जाता। अभी वो सब रहने से 3√7 के पावर में 1 3√7 के पावर में 3 ये सब तो कुछ खास फायदा नहीं करता ना, क्योंकि आंसर तो वही का वही इरेशनल आता। तो बोला सर इरेशनल अगर आ जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान होगा अभी आप देखो। ठीक है, अभी आप देखो तो यहां से आपको पता चलेगा ऐड भी हमने क्यों किया था। अभी जो हमारे पास यहां से चीज अवेलेबल होकर के आया वो क्या आया, वो ये आया ना कि आई प्लस एफ माइनस एफ डैश आपको दिख रहा था इजीली। अभी यहाँ पे अगर कैंसिल हो जाएगा दोनों सारे 20C1 20C3 ये वाले टर्म्स, तो बाकी सारे रिमेनिंग टर्म्स ये वो हो जाएगा ना, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, 20C0 20C2 फिर 20C4 ये सारे टर्म्स ट्वाइस हो जाएगा। भाई अगर ट्वाइस होता है तो ये इवन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को इंटीजर पार्ट निकालना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था ना बॉक्स आर। तो अभी मैं क्लियरली देख लेता हूँ कि एफ प्लस एफ डैश क्या हो रहा है कि नहीं। एफ प्लस एफ डैश क्या हो रहा है वो पता चलने से ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो भाई कि एफ प्लस एफ डैश क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। आप एक चीज बताओ, एफ का रेंज ये है, एफ डैश का रेंज ये है, तो एफ प्लस एफ डैश का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1+1 2 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। 0 पे इक्वालिटी नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह पे इक्वालिटी है ही नहीं। लेकिन आप एक चीज सोच पा रहे हो कि इधर तो इवन आ गया आंसर जो कि एक इंटीजर है और यह आई भी एक इंटीजर है, तो इस पूरा इक्वेशन को होल्ड करने के लिए एफ प्लस एफ डैश को भी तो इंटीजर होना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है, एफ डैश प्लस एफ मस्ट बी एन इंटीजर टू होल्ड दिस इक्वेशन। तो अगर मैं देखूं कि इस रेंज में अगर एफ डैश प्लस एफ को इंटीजर होना है तो एफ प्लस एफ डैश के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचता है और वो होगा 1। दैट इज एफ प्लस एफ डैश विल बी 1। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू इवन है, तो आई का जो वैल्यू होगा वो इवन माइनस 1 दैट इज ऑड होगा, और आई ही आपका कौन था, बॉक्स ऑफ आर था, तो वो क्या होगा, ऑड होगा। क्लियरली पता चल गया, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी सी ऑप्शन में जो चीज आपको निकालने बोला है वो है आर माइनस बॉक्स ऑफ आर, एंड आर माइनस बॉक्स ऑफ आर इज नथिंग बट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ आर। दैट इज आपको कौन निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। एफ मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ आर। क्लियर? सो अगर एफ निकालना है तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो 1 माइनस एफ डैश करके। अभी एफ डैश तो आपको ऑलरेडी पता है, देखिएगा एफ डैश आपने किया, एज्यूम किया 8 माइनस 3√7 होल पावर 20। ठीक है, तो जस्ट आप इसको एक बार रैशनलाइज कर दीजिएगा 8 प्लस 3√7 से ऊपर नीचे, तो आपके पास ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो लो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, और अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता है तो डी करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये भी करेक्ट हो नहीं सकता। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिगरस प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एडवांस ने बहुत पहले 20-25 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से ये कॉमन हो गया, सारे बुक्स नोट्स वगैरह में अवेलेबल है, बट मेंस अभी तक शायद इसमें कोई सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, बट आगे जरूर पूछ सकता है, रिपीट करेगा। क्लियर है? सो एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है जिसको कैसे हल निकालना है बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अभी आप ये भी समझ रहे हो कि क्यों हमने ऐड या सबट्रैक्ट के बारे में सोचे थे, क्योंकि ऐड या सबट्रैक्ट करने से हमें एफ प्लस एफ डैश पता ही ये 1 है कि नहीं, ऐड करने से 1 होगा ये पता ही चल रहा है। अगर ये 1 होता है तो मामला सेट हो जाएगा कि उधर तो इवन आ रहा है, ये 1 है तो आई ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर ये 1 है, अगर आई का वैल्यू तो यहाँ पे इवन और ऑड पूछा है, अगर किसी ने आई का एग्जैक्ट वैल्यू पूछता है तो भी तो अपन निकाल पाएंगे ना। इस इवन इंटीजर को पूरा पूरा ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे, एंड उससे आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एफ प्लस एफ डैश 1 है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एग्जैक्टली जो ऑड इंटीजर आ रहा है आई, उसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? बट एज यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है ना, 7-8 तक अगर देता तो इजीली हम कम समय में कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? सो सारे डायरेक्शन में मैंने इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दी। सो उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आप प्रॉब्लम को समझे होंगे। एक स्टेप यहाँ पे हाइपोथेटिकल था, वो एफ डैश को कंसीडर करना। ठीक है, जिसने भी सोचा है बहुत दम लगा के सोचा होगा कि ऐसे एफ डैश अगर हम एज्यूम करें तो हमारा आगे क्या क्या फायदा होने वाला है। इस चीज को डायरेक्टली एनालाइज कर लेना, डायरेक्टली सोच लेना, ये इतना आसान बात नहीं है। क्लियर?
सो ये बहुत क्रुशियल स्टेप था, इसको अगर हम कंसीडर नहीं करते इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर को, तो शायद आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते। ठीक है, एंड देन कब ऐड करना होगा, कब सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना, वो सब चीज़ भी बहुत क्रुशियल है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये सॉल्यूशन क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू।